हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं सीडीपी, और ये सीडीपी है दोस्तों 28 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर 1 का 30 क्वेश्चन होगा इसमें और 30 नंबर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, 28 दिसंबर से पहले जितने भी सीटेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सारे पेपर दोस्तों अपलोड है। ईवीएस का हो या वो मैथ्स का हो या वो सीडीपी का हो, ये तीनों का अपलोड है पेपर 1 का। तो आप सभी लोग चाहे तो जाकर प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो 28 दिसंबर का ऑनलाइन पेपर सीडीपी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने आ गया है। बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट है कौन सा सही है, ये बोला गया परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवांशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। अब देखिए आनुवांशिकता के प्रभाव को कैसे बदला जा सकता है, ये नहीं बदला जा सकता है ना, तो ये बात गलत है। ठीक है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव निम्नतन होता है। ये बात तो मान लीजिए सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर निम्नतन लगा दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, यह गलत है। परिवेश का जो भूमिका इसको बदला जा सकता है। कोई भी बच्चा मान लीजिए आनुवंशिकता जो की वजह से जो भी उसमें चेंज है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम जैसे परिवेश में उसको रखेंगे वैसा वो होगा, जिस कल्चर में रखेंगे वैसा होगा। तो परिवेश वाला तो बदला जा सकता है, लेकिन इस दोनों को ये बोल दिया कि नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब चौथा बच गया, तो यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ लीजिए। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, आनुवंशिकता का प्रभाव अलग होगा, परिवेश का प्रभाव अलग होगा। राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर 2 विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष यानी कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहेंगे। देखिए 0 से 2 वर्ष तक तो इन्फेंसी बोलते हैं ना, और आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष जो हो जाएगा ये प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। 6 से आपका हो जाएगा 10-12 ये मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा किशोरावस्था, है ना। तो शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मध्य बाल्यावस्था नहीं दिया रहता, केवल बाल्यावस्था दिया रहता तो यही ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिया, प्रारंभिक और मध्य। तो मध्य 6 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, प्रारंभिक 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मतलब शैशवावस्था के बाद जो स्टार्ट होगा वो बाल्यावस्था, और उसमें भी 2 यहाँ पर हो जाता है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक मध्य बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था के बाद कौन सा होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है गामक सिद्धांत, यानी कि मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है इसमें से कौन सा होगा जो शरीर के मध्य से स्टार्ट हो गए और बाहरी सिरे की ओर विकास होगा। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट में दोस्तों यहाँ पर आपका जो होगा इसमें आ जाता है प्रोक्सिस्टल। देखिए सेफेलोकॉर्डल जो होता है ना वो सर से पांव तक होता है। ठीक है, सर से पांव तक। प्रोक्सिमोडिस्टल ये आपका हो जाएगा, जिसको अधोगामी बोलते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वो सब्जियां खाने से इनकार करती है। ठीक है, सब्जी खाने को मना करती है तो उसके माता पिता से डांट पड़ती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। मतलब जब वो खेल खेलती है तो अपनी गुड़िया को भी वो खिलाती है, वो नहीं खाती है तो वो भी उसको डांट लगाती है। ठीक है, इसी को रिपीट करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे गुड़िया खेलते हैं तो जो मतलब रियलिटी में जिस तरह से शादी होते हैं उस तरह से वो शादी करवाते हैं, है ना। मतलब वो प्रतीकात्मक खेल इसको बोला जाता है।
तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण है, परिपक्वता है, आनुवंशिक क्रमादेशन को खेलना, यानी कि देखिए आनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना ये तो नहीं होगा, परिपक्वता भी नहीं होगा। द्वितीय समाजीकरण और प्राथमिक समाजीकरण दो रहा, बट यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण होगा क्योंकि वो सीखी किससे है, अपने परिवार से सीखी है, और परिवार प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा होता है। द्वितीयक में दोस्तों उसके बाहर का आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देख सकते हैं अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया, और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का क्या ले लिया, भोजन ले लिया। यानी कि अनीता ने रश्मि का कलम लिया तो रश्मि ने अनीता का लंच खा गया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया। अब जो तीसरी पूजा है वो देखी ये सब, लेकिन वो टीचर को नहीं बोली क्योंकि वो क्या देखी, दोनों का अदला बदला हो गया। एक ने कलम लिया तो दूसरा ने उसका लंच ले लिया। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है, यानी पूजा को यहाँ पर तो गलत चीज़ें जो हुई बताना चाहिए लेकिन नहीं बताई। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस नैतिक विकास की अवस्था पर पूजा है, अच्छा लड़का लड़की बनने के लिए है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा लड़का लड़की की बात नहीं है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की कोई बात नहीं है। दंड और आज्ञा पालन तो यहाँ पर बिल्कुल है नहीं, कोई नहीं भी बताएगी तो उसको कोई दंड देने वाला उस समय तो है नहीं। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण ये आपका हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में इसका ऑप्शन देख लीजिए, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यानी कि जो कोहलबर्ग के पहला जो लेवल है उसमें जो दूसरा स्टेज है वो आपका हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर पहला आपका दंड और आज्ञा पालन होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता, केंद्रीयकरण एवं प्रतिवर्तीयता। देखिए यहाँ पर केंद्रीयकरण होगा तो फिर तो निकालेगा नहीं, रिवर्सिबिलिटी होना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर हिंदी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए सेंट्रेशन नहीं होगा, सेंट्रेशन जहाँ पर होगा तो बच्चा फिर वो संरक्षण के सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात तो की नहीं गई है, सीरिएशन की भी बात नहीं की गई है। तो थर्ड ऑप्शन आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी आता है, और थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, तो उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है, मतलब कि वो झाड़ू को घोड़ा समझ करके और घोड़ा खेल रहा है, तो उसकी यह क्षमता क्या कहलाएगी, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्म केंद्रीयवाद, संरक्षण, क्रमबद्धता। तो देखिए यहाँ पर क्रमबद्धता संरक्षण की कोई बात नहीं, आत्म केंद्रीयवाद का भी कोई बात नहीं है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण यानी सिंबॉलिक खेल इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है, दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है। यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है, ये सहायता दिया गया, ठीक है। ये सहायता जो दिया गया वो उसकी जो दक्षता है, वर्तमान जो दक्षता है बच्चे का जो एबिलिटी है, क्या उसकी तुलना में नीचे लेकर आएगा ये हेल्प, नहीं। देखिए हेल्प जो मिला बच्चे को तो दक्षता उसका घट कैसे जाएगा, कुछ ऊपर होगा। ये ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसी स्तर पर, बहुत ऊपर ऐसा नहीं, कुछ ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देख सकते हैं, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है, स्वयं को क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वचन को क्या कहेंगे, यानी कि वो खुद में ही बातें कर रहा है, जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। और लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच आत्म केंद्रित वाचन की बात उन्होंने बोली है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत वाचन, आत्म केंद्रीय यानी कि खुद में, प्राइवेट स्पीच जिसको बोला जाता है, खुद में बातें करना, इसको व्यक्तिगत वाचन बोलेंगे। आत्म केंद्रीयता का वाचन ये वाइगोस्की ने नहीं बोला है, वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वाचन की बात कहा है कि कभी कभी बच्चे खुद में भी बातें करके चीज़ों को सीखते हैं, खुद को डायरेक्शन देते हैं। तो व्यक्तिगत वाचन यानी राइट ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने, ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत
उन्होंने दिया है। 11 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। ये तो सरासर लाइन जो है गलत है, क्योंकि भाषा सीखने में पर्यावरण का ही रोल होता है। आनुवंशिक रूप से ऐसा कुछ नहीं होता है कि जन्म से ही बच्चे निर्धारित कर दिए गए हैं कि बच्चे फ्रेंच नहीं सीख सकते हैं, मतलब कि इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, चाइनीज़ नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये बात गलत है। भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, तो ये भी बात गलत है। दोनों गलत है, तो ऑप्शन आपका दोनों गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं। दोनों गलत है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, तो 4 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? देखिए, संभावित जोखिम वाला कार्य की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या है? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। ये तो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व करना। अब यहाँ पर देखिए कि आपसे बोला गया है कि पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। ये तो बात सही है। ठीक है, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव, ये भी बात सही है। कक्षा में विजातीय आधारित समूह बना। देखिए, जातीय आधारित समूह बोलता तो गलत हो जाता, लेकिन विजातीय आधारित समूह कर रहे हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात गलत है। और आपसे पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है, तो जोखिम वाला यही बात है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 13 की बात करूं, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि लड़की है तो संगीत में भाग लेगी या नृत्य में लेगी। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? सिंपल सी बात है कि ये क्या दर्शाता है। देखिए, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, तो ऐसा नहीं है। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है, तो ये भी नहीं है। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या है? एक अध्यापिका का पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संकलन करती हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक टीचर है, पूरे वर्ष के दौरान वो क्या करती है? बच्चे को वो देखती है, ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी बच्चे जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या करती हैं? उनके बारे में डायरी में लिखती हैं। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो क्या कहलाता है? मानक एवं एक रूप कहलाएगा। इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? देखिए, मानक यानी स्टैंडर्ड की बात कर दी गई, यहाँ पर यूनिफॉर्म की यहाँ पर बात कर दी गई, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आपका ऑप्शन है समेटिव एंड टीचर ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव। बिल्कुल यहाँ पर जो राइट है दोस्तों वो हो जाएगा सतत एवं समग्र। ठीक है, तो आपने ये CCE पढ़ा होगा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड का वो यूज़ नहीं करे, बच्चों को ऑब्जर्व करिए, उसके अकॉर्डिंग वो डायरी मेंटेन कर रही है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आकलन का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो हम आकलन करते हैं बच्चे का, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चे को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं कि बच्चे डरे और डर करके वो सीखे, ऐसा नहीं। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, ऐसा भी नहीं कि धीमी गति सीखने वाले ये बच्चे हैं और समस्यात्मक बच्चे ये हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, इसके लिए बिल्कुल कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता ये निगेटिव आपका टैग वर्ड हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो देखिए 16 में है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उन्हें पृथक अनुभागों में बांटना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया है ना।
लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना, बिल्कुल ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ये बोलेंगे कि ये भी सही है, समान पठ्यचर्या और आकलन अपनाना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए पूछा गया है, तो उससे से रिलेटेड हमें आंसर देना है। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना, बिल्कुल मतलब हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएँ हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लचीलेपन का भाव रखेंगे। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी विभिन्नताओं को हम दूर कैसे करेंगे, ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम यानी ADHD, ठीक है, ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है ADHD का। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि जो ADHD जो बच्चे होते हैं, इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं, वो किस तरह की विशेषता दर्शाते हैं। बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति उनमें होता है, बिल्कुल नहीं, इस तरह की प्रवृत्ति उनमें नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति बिल्कुल ये होता है, वो मतलब कि वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यह आपका हो जाएगा सेकंड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर कोई गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको अगर आप टीच कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये काम करना चाहिए। तो फ्रेंड दूसरा ऑप्शन और पढ़ लीजिए, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान। देखिए अलग, यहाँ पर अलगाव की जहाँ पर बहाव आ जाएगी, वहाँ पर वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। उन्हें बाह्य परितोषक देकर अभिप्रेरित, बाहर से ऐसा कुछ भी बाहरी मोटिवेशन नहीं देना है। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव बनाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वेच्छा से हम चयन करेंगे कि वो कौन सा मौलिक पाठ्य सामग्री पढ़ना चाहते हैं, या उच्च स्तरीय जो भी है, जिस लेवल से वो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, ताकि अगर गिफ्टेड बच्चे हैं तो उनका कहीं से प्रोग्रेस जो है वो रुके नहीं। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 19, यहाँ पर है रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है। देखिए रमन को कम दिखता है मेरी तरह, तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से अस्थायी छूट देनी चाहिए। क्या ये काम करनी चाहिए, आप देखिए ये भी काम नहीं करनी चाहिए भाई। उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, बिल्कुल। ये रिकॉर्डिंग अगर उपलब्ध कराएंगे तो देख नहीं पा रहे तो सुनकर उस चीज़ों को समझ सकता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चे की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी कि आप टीचर हैं प्राइमरी स्कूल का, और सीखने में जो मतलब कि सक्षम नहीं है, अक्षम जिसको आप बोल सकते हैं, जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए आकलन की कौन से आप युक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनवाएंगे, तो ये तो और ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। अधिक से अधिक लिखने वाला काम करवाएंगे तो, क्योंकि वो सीख नहीं पा रहे हैं, सीखने में वो मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, ठीक है। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। क्या ये आप काम कर सकते हो। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रदत्त कार्यों के लिए लिखावट को एक मानदंड मानने वाली जो चीज़ें होगी वो गलत होगी। तो प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को उतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बच्चे का जो लिखने में प्रॉब्लम अगर है तो हसीकार धिकार जो भी होता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बट उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को कहना क्या चाह रहे हैं बच्चे, उसको हम समझ पा रहे हैं, तो बस उनको हम इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी उनकी वर्तनी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 21 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। देखिए समुन्नत करने के लिए कौन सी प्रभावशाली है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ऑप्शन को पढ़िए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ना, तो जो उसका एग्जाम्पल है उसको भी मिक्स कीजिए, और जो उसका एग्जाम्पल नहीं है उसको भी मिक्स कीजिए, ताकि बच्चे वो समझ पाए मतलब चीज़ों को। आपने देखा हो ना, कभी कभी एग्जाम्पल में उसका जो राइट एग्जाम्पल नहीं होता है, जो रॉन्ग एग्जाम्पल होते हैं वो भी टीचर क्लास में देते हैं, ताकि बच्चों वो समझ पाए, है ना।
जैसे अगर मान लीजिए आपको ट्रायंगल पढ़ाना है तो आप स्क्वायर का भी पिक्चर दिखाते हो, रेक्टेंगल का भी दिखाते हो, है ना, सर्कल का भी दिखाते हो, तो सब दिखाते हो और फिर आप बच्चे से पूछते हो कि इसमें से मतलब जो है वो ट्रायंगल कौन है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यानी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना, ये सही बात है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना, बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चे से सतत रूप से तुलना करने वाली जो बात है ना, ये गलत है और ये भी बात सही है। ठीक है, अब हम अगर बोलते हैं कि एक बच्चे को कि तुम जो समझे हो दूसरे बच्चे को समझाओ, तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ना उनको सीखने में। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है और ये तीनों ऑप्शन 3 में है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2022 की अगर मैं बात करूँ तो अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। क्या कहता है कि सभी एक जैसा सोचें, समस्या के समाधान को समुन्नत करने के लिए सभी को बोलता है कि तुम सभी एक जैसे सोचो। ठीक है, तो ये तो बात चलिए सही है। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं तो वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। बिल्कुल, ये भी बात सही है, यानी कि यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी, और पहला का दूसरा क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम बात करते हैं 23 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। यानी किस उपागम से किस उपागम के लिए, संरचनावादी से व्यवहारवादी, तो ये तो नहीं होगा। रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये बात सही है। रटने पर वो बोलती है कि नहीं होना चाहिए, अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। इसलिए सीटेट एग्जाम में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब हम देखते हैं 24, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देने की यहाँ पर बात आपसे पूछी गई है। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात नहीं दे, चुनौती देने वाली जहाँ बात आएगी वो आपका मतलब कि नहीं होगा। विचारक क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना, तो आपको ध्यान से देखना है तार्किक चिंतन के योगदान में। ठीक है, विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्व अनुमान या पूर्व अनुमान की पहचान करना, ये कोई तार्किक चिंतन की बात नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं होगा। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जाँच करते हैं, ये तो बात सही है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, बट बातें तो सही है, बट ऑप्शन आपका ये नहीं होगा क्योंकि आपका ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते, ये तो बात गलत है ना, मतलब ये बात ही गलत है। ठीक है, और गलत ही पूछा गया है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कौन सा योगदान नहीं देता है। अब देखिए, जब हम तार्किक चिंतन की बात करेंगे तो उस परिस्थिति के संदर्भ में तो विचार हम करते ही हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विचारक कल्पना करते हैं, बिल्कुल कल्पना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब सही है, लेकिन ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन गलत ऑप्शन है और आपसे पूछा गलत गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वो इस कार्य से प्रेम करती है और यह उससे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? बाह्य प्रेरणा, तो यहाँ पर बाहरी मोटिवेशन की बात नहीं है, आंतरिक प्रेरणा की बात है, क्योंकि उस काम को करके उसे आनंद आता है, संतुष्टि मिलता है, इसलिए तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। देखिए, सामाजिक भावात्मक अधिगम की बात यहाँ पर की गई है। विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, कि ये सामाजिक भावात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, तो ये नहीं देगा। ठीक है, प्रतियोगिता दोस्तों ऐसा कोई वर्ड आता है तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। जबरदस्ती थोपेगा, ये भी निगेटिव। तदानुभूति रखने पर एवं बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने की, ये भी बात नहीं। आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ, और यहाँ पर है विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए, त्रुटि, अगर जो बच्चे गलती करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे,
त्रुटियों से अध्यापकों को कमज़ोर और कुशाग्र विद्यार्थी को वर्गीकृत करने में सहायता मिलेगी। नेगेटिव ऐसे ही हो गया, कुशाग्र और कमज़ोर व्यक्ति को हम कमज़ोर बच्चे को हम अलग अलग कर पाएंगे, ये मकसद नहीं होता है हमारा अगर बच्चे गलती करते हैं तो। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके, ये भी नेगेटिव टैग हो गया। त्रुटियाँ अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। बिल्कुल, बच्चे का सोच क्या है उनकी गलती से हम समझ पाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फ्रेंड्स फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ के ही आपको लगाने हैं एग्ज़ाम में। कभी कभी जिस ऑप्शन को आप छोड़ देते हो वही ऑप्शन कभी हो जाता है कि इससे ज़्यादा बेटर है। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने, ये ऐसे भी गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि। देखिए, अधिगम को संवेग भी, इमोशन से भी अधिगम हमारा इफेक्टिव होगा या मतलब डिफेक्टिव होगा, जो भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ यानी कि किस सांस्कृतिक प्रवेश में रह रहे हैं उसका भी हमारे सीखने पर अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता पर भी, एक छोटे बच्चे सीख रहे हैं और एक बड़े बच्चे सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा परिपक्वता। रुचि भी, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है उसको आप जल्दी सीख सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ज़बरदस्ती आपको सिखाया जा रहा है उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो ये चारों का प्रभाव पड़ता है और ये चारों ऑप्शन देखिए किस में है, थर्ड ऑप्शन में है। राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? अब देखिए यहाँ पर रचनावाद की विशेषता नहीं आपसे पूछा गया है। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, ये रचनावाद का एग्जाम्पल तो है, आपसे नहीं पूछा गया है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, ये भी आपका है ना, जबकि आपसे नहीं पूछा गया है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, देखिए नेगेटिव मिल गया आपका और यही आपका सही होगा क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा गया था। अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है, ये भी बात सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 30 में क्या है? कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी। अब देखिए, कार्टून और कहानी अगर ऐड किया गया है तो भ्रांति क्यों उत्पन्न होगी भाई, ये गलत हो जाएगा। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत एवं अरुचि को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मतलब बोरियत तो खत्म होगा ना, रुचि आएगा, इंटरेस्ट आएगा उनको कार्टून को देख करके, है ना, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये भी बात आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। कैसे भटक जाएगा? नहीं भटकेगा, उसे हेल्प होगा, उनको सीखने में और मदद मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन ही आपका बचा और यही आपका सही होगा। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, बिल्कुल, इसीलिए कहानी और कार्टून को ऐड किया जाता है क्लास 3 या 2 या जो भी हो, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पुस्तक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का CDP का, जो कि 28 दिसंबर का हमारा पेपर था। 28 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सभी लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 का डिस्कशन CDP मैथ्स EVS का किया जा रहा है, प्रॉपर आंसर की के साथ। किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, इसलिए आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आए तो प्रीवियस ईयर आपके लिए मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के लिए कहीं आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से प्रीवियस ईयर आप इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको कहीं से क्वेश्चन डाउनलोड करना, आंसर डाउनलोड करना, फिर उसको मैच कराना, देखना, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों आप मॉक टेस्ट अपना लगा सकते हैं। आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस नोट से पढ़ रहे हैं, आप सबसे पढ़ते रहिए, लेकिन PYQ आपके लिए मस्ट है, ये आपको करना ज़रूरी है। अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, कब किसका एग्ज़ाम होगा ये नहीं पता। ये आप मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट में होगा, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। आपकी अपनी प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट रखनी है कि जब पहले दिन से जो सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, पहले दिन से, तो आप पूरी पहले दिन से भी आप रेडी रहे एग्ज़ाम देने के लिए। इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को आपको रखनी है। तो चलिए फिर हम आप लोगों के साथ मिलेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ, 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।